जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। और जान रहे हैं बच्चों कि आप लोगों के सामने मैं 3 दिनों से साथियों बिहार पुलिस का मैराथन जीके का क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और ये हमारा क्लास नंबर 4 है साथियों। जो भी बच्चे अगर 3 क्लास को नहीं किए हैं वो सभी बच्चे 3 क्लास को कर लीजिएगा, क्योंकि जीके बच्चों बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो बच्चों का जीके पे कमांड है ना बिहार पुलिस बच्चों, उनका जल्द से जल्द क्वालिफाई हो जाएगा। और बच्चों, आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साथियों, जीके आपका मजबूत है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। ठीक है साथियों, तो जीके का शानदार क्लास में जुड़ना कोई भी बच्चे नहीं भूलेंगे। और इस जीके की क्लास को बच्चों बेहतरीन ढंग से कीजिएगा, सेशन को पूरा देखिएगा बच्चों। और सेशन में सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने प्रश्न हम बताएं साथियों क्लास में, वो सभी प्रश्न आपको क्लास से याद हो जाए। प्रश्न साथियों छूटना नहीं चाहिए आपसे। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा सभी बच्चे, अच्छा नहीं लगेगा मेरे भाई तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना इस सेशन को नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे भाई सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अगर कोई परेशानी आपको आती है या कोई प्रश्न पूछना हो बच्चों, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। साथियों, ये क्लास का PDF चाहिए तो हमने टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आज बच्चों 50 प्रश्नों का PDF डला जाएगा, आप देख लीजिएगा, उसे रिवीजन कर लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताएंगे साथियों, सभी बच्चे उस प्रश्न को नोट करते हुए चलिएगा। जो बच्चों को प्रश्न आता है वो नहीं कीजिएगा, और जिनको नहीं आता है वो कीजिएगा बच्चों। और नहीं आता है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहेंगे, और आता है वो भी बच्चे, ताकि बच्चों को रिवीजन हो जाए और याद भी हो जाए। पहला प्रश्न बच्चों, क्योंकि 20 प्रश्न पहले क्लास में हमने करा रखा है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल क्या है साथियों। तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद या राजतंत्र। क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे साथियों जो तानाशाही है ना, यह लोकतांत्रिक स्थितियों के क्या है, प्रतिकूल है। ऑप्शन नंबर A को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे, सभी प्रश्नों को गौर से देखिएगा और ध्यानपूर्वक इस क्लास को समझिएगा। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। बोला जा रहा है कि पूंजी का कार्य क्या नहीं है। मूल अंतर, मूल संग्रह, कीमत स्थितीकरण या मूल मापन। बताइएगा क्या पूंजी का कार्य नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे साथियों कीमत स्थिरीकरण जो है, यह साथियों पूंजी का काम नहीं है, कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न कहता है साथियों कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। बंद जब अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ क्या होता है। सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो, निजी क्षेत्र के लिए प्रावधान ना हो, आर्थिक नीति सुपरिभाषित ना हो, या ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। तो साथियों बंद जो अर्थव्यवस्था होता है, बंद यानी कि क्लोज, कोई भी देश में, कोई ऐसा देश जहाँ पे आयात या निर्यात नहीं होता है वो बंद अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन D आपका राइट हो जाएगा, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। ऑप्शन नंबर D आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कि गांधार काल किसके अधीन फली फूली। गांधार काल जो है बच्चों किसके अधीन जो है वो फली फूली है। कुषाण काल, सातवाहन काल, गुप्त काल या मौर्य काल। बताइएगा बच्चों, आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कुषाण काल। ठीक है। सातवाहन काल बच्चों यानी कि सातवाहन वंश का संस्थापक हम पूछ रहे, संस्थापक कौन हो जाएगा।
तो मेरे भाई सिमुक हो जाएगा, सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक मेरे भाई श्रीगुप्त हो जाएगा। मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त साथियों मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला देखिएगा, प्रश्न कहता है कि संतुलन स्तर स्थिति में बच्चों बताइएगा क्या होगा। उद्योग दीर्घ अवधि में समाव्यवस्था में होती है, उत्पादकों को न्यूनतम हानि होती है, विक्रेता अधिनियम लाभ अर्जित करता है, या फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। बताइएगा संतुलन स्तर किस में होती है, किस स्थिति में होती है। तो साथियों बच्चों का आंसर आना चाहिए था कि सर जब फर्म शून्य लाभ स्थिति होती है ना सर, उसमें संतुलन स्तर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक कर दीजिएगा। ये सब बच्चों इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, आपके लिए है। प्रश्न कहता है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह कथन किसने कहा था। कौन कहा था मेरे भाई कि जहाँ पे कोई भी कानून नहीं न होता है वहाँ पे कोई भी स्वतंत्रता भी नहीं होता है। बेंथम, लेनिन, मार्क्स या लोक, किसने कहा था। तो कहने वाला व्यक्ति था बच्चों लोक कहा था कि जहाँ पे कोई भी कानून नहीं होता वहाँ पे कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। लेनिन बच्चों, इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। बताइएगा मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 1, भाग 2, भाग 4 या भाग 5। यहाँ पे अगर साथियों मैं देखूँ तो साथियों हमारे भारतीय जो संविधान है उसमें अगर हम आपसे बात करें कि मेरे भाई भाग की संख्या कितनी है, अनुसूची की संख्या मेरे दोस्त कितनी है, और साथियों साथ ही साथ बताइएगा आर्टिकल की संख्या कितनी है। तो भाग जो है मेरे भाई 22 है, अनुसूची 12 हो जाएंगे और आर्टिकल 395। वर्तमान की बात किया जाए बच्चों तो ये हो गया है 25, ये 12 ही है क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हो गई है। आर्टिकल देखा जाए तो 470 प्लस हो गया है, लेकिन बच्चों टोटल आर्टिकल 395 ही है। लेकिन जैसे देखिए 19 का क, 19 का ख, ऐसे करके 470 पार कर गए हैं। तो यही बच्चों 22 जो भाग हैं उसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, उसे बच्चों DPSP कहा जाता है। DPSP कौन से भाग से संबंधित है, तो भाग मेरे भाई 4 से संबंधित है। क्लियर हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। अगर बच्चों भाग 4 क की बात किया जाए ना कि भाग 4 क जो है वो किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य से बच्चों। मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए, कर्तव्य बच्चों, मौलिक कर्तव्य की चर्चा कौन से भाग में है, तो भाग 4 क में है। आर्टिकल बच्चों, तो आर्टिकल बोला जाए तो 51 क में है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो था बच्चों वो टोटल 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन जब हुआ बच्चों तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। वो मौलिक कर्तव्य है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान की जाएगी। क्लियर है साथियों, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कौन से देश से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ये सब याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस पर चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाया गया है। बताइएगा। पहले बच्चों देखिएगा मौलिक अधिकार की बात किया जाए
तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में बच्चों यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से साथियों? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा अगर देखा जाए मौलिक अधिकार की चर्चा तो भाग 3 में हो जाएगा। याद रखिएगा आर्टिकल 12 से 35 में बच्चों। आर्टिकल कितना हो जाएगा? 12 से लेकर के 35 तक है। इतना नोट कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चों। मौलिक अधिकार जो है बच्चों पहले था 7। कितने थे? 7। लेकिन अब मौलिक अधिकार हो गए हैं हमारे 6। तो पर बच्चों क्यों? आप बोलिएगा कि सर पहले 7 था लेकिन अब 6 क्यों हो गया है? तो साथियों जब 44वां संविधान संशोधन हुआ मेरे भाई, उसमें से जो संपत्ति का आपका अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो साथियों कानूनी अधिकार है। ठीक है। अब बोलिएगा कि सर जब संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था तो ये कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया सर? तो साथियों पहले देखिए, पहले का रोड आप लोगों ने देखा है, ऐसे ऐसे आता था, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, अरे जाना है यहीं पे ना, तो इतना घुमाता था क्यों? अब देखिएगा अब रोड जो है बस सीधा होगा। तो पहले था बच्चों मौलिक अधिकार, उसमें था कि आपकी ज़मीन जायदाद कोई नहीं छीन सकता, आपका ये मौलिक अधिकार है। लेकिन अब जो हो गया अब कानूनन अधिकार, इसमें साथियों आपके ज़मीन जायदाद को कानून के द्वारा छीना जा सकता है। ठीक है, यही था। तो यही बच्चों आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्न में से किस अधिकार को हटाया गया? बोलने की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो बच्चों संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धर्म का अधिकार बच्चों 25 से 28 में है, आर्टिकल 25 से 28 में है। अगला प्रश्न, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया साथियों, आप बताइएगा। कृष्ण सिंह, केवी सहाय, माया प्रसाद सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर? साथियों यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री की बात किया जा रहा है तो कृष्ण सिंह हो जाएंगे, जो बिहार के पहली मुख्यमंत्री थे। और इनको बच्चों बिहार केसरी भी कहा जाता है। बिहार केसरी, बिहार केसरी किनको कहा जाता है बच्चों? तो कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को। बिहार के अगर पूछा जाए बच्चों कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री बच्चों, तो राबड़ी देवी हो जाएगी। राबड़ी देवी बच्चों जो कि एक अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री थी। श्री लालू प्रसाद यादव जी की धर्मपत्नी राबड़ी देवी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की माँ। ठीक है, क्लियर रहेगा बच्चों? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है। सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों, सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि बच्चों आपको जब भी क्लास लेकर के आए ना तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है बच्चों? चीनी उद्योग, डेयरी, बैंकिंग या वस्तु का परिवहन? बताइएगा क्या आएगा आपका। तो बच्चों जो डेयरी है ना, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र बच्चों कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र बच्चों सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को याद रखिएगा बच्चों द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और मेरे भाई उद्योग जो क्षेत्र है, उद्योग को बच्चों तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। याद रहेगा सभी को।
ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। बिहार में बच्चों जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थापित है? समस्तीपुर, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर या नालंदा में? तो मेरे भाई मुजफ्फरपुर में हो जाएगा कृषि विश्वविद्यालय बिहार में। नालंदा में मेरे भाई नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। बच्चों ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है, हमारा देश जिस समय बच्चों, जिस समय हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में साथियों विदेशी लोग पढ़ने के लिए आते थे। समझिएगा हमारा बिहार कितना विकसित था। ठीक है, इसको बनवाया था किसने बच्चों? निर्माण किसने करवाया? अगर निर्माण की चर्चा कर दिया जाए बच्चों, किसने करवाया? तो कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त एक गुप्त वंश का शासक था जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यानी कि पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसको नष्ट किसने किया था दोस्त? नष्ट मेरे भाई जो नष्ट होता है विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय, इसको नष्ट किया गया था। एक शासक था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी बच्चों, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ये याद रहेगा। और इसका एक शासक था अली मर्दा। बख्तियार खिलजी का एक शासक था बच्चों अली मर्दा, जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। क्या कर दिया था? हत्या किया था बख्तियार खिलजी का, ये याद रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो बिहार में है। ये बिहार की चर्चा हो रही थी। क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन रिश्तेदार जितने भी देख रहे हैं इस क्लास को ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। महामैराथन क्लास बच्चों बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं साथियों हर एक प्रश्न के हर एक पहलू, हर एक लम्हे, हर एक लफ्ज पे अध्ययन कर रहा हूँ ताकि बच्चों का कोई भी डाउट रह ना जाए। साथियों आपका डाउट रहता है, एग्ज़ाम में प्रश्न छूट जाते हैं, तो हमें भी परेशानी है बच्चों। आप कितना दिन तक बेरोज़गार रहिएगा? रोज़गार के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप आपके गरीब हैं। मैं जानता हूँ जो बच्चे कंपटीशन में उतर आए हैं ना, वो बच्चे लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा मुझे आभास होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी बच्चों बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आपके पास पहुंचा हूं। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा, प्रश्न कहता है कि जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? जापान की जो संसद है उसको किस रूप में जाना जाता है? पहले जापान के बारे में जानेंगे बच्चों। इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है मेरे भाई? जापान की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? तो साथियों मुद्रा की बात किया जाए तो येन है। इसकी राजधानी अगर देखा जाए तो टोक्यो हो जाएगा दोस्त। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ट्रेन पार हो रहा है मेरे भाई। देखिए जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, और यहाँ की जो संसद है बच्चों, संसद को डाइट कहा जाता है। डाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जापान को साथियों सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश अगर पूछा जाए आपसे किसे कहा जाता है तो जापान को कहा जाता है। जापान में ही सूर्य का सबसे पहले उदय होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जापान में बच्चों आप लोग जानते हैं कि जापान पे ही अमेरिका ने बच्चों परमाणु हमला किया था। किसने किया था परमाणु हमला? अमेरिका ने ही साथियों, ठीक है। अमेरिका ने बच्चों जापान के 2 स्थानों पे, एक बच्चों नागासाकी और एक हिरोशिमा, एक बच्चों हिरोशिमा और एक साथियों नागासाकी पे हमला किया था, जो कि बच्चों 6 अगस्त को और इस पे 9 अगस्त को 3 दिन के अंतराल में ही साथियों परमाणु बम की हमला कर दिया था। हिरोशिमा 9 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 में ही, ठीक है। ये सब याद रखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि जैमिनी राय किस के रूप में प्रसिद्ध थे?
जैमिनी राय बताइएगा किसके रूप में प्रसिद्ध थे मेरे भाई? ते थे प्रसिद्ध पेंटर के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में त्रुस दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई है, कहाँ से हुई है? गया में, मनेर में, मुंगेर में या पटना में साथियों? बताइएगा। ये सब बिहार में है जगह, आप बताइएगा आंसर मेरे भाई। जो मुंगेर है, मुंगेर ही में ही बच्चों अभिलेख को इसकी प्राप्ति हुई है। ऑप्शन नंबर साथियों सी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है साथियों, अब यहाँ से हम आपको बात करेंगे गया के बारे में। बताइएगा। तो बिहार का एक बच्चों गया जिला है जो सबसे गर्म जिला है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। सबसे ठंडा जिला कौन सा है मेरे भाई? तो गया जिला है। यहाँ पे सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की इमारतें हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है मेरे भाई। जो पटना है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाता है, सबसे बड़ा जिला हो जाता है। सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला गया हो जाता है। पटना में ही गोलघर है, चिड़ियाघर है बच्चों। बिहार की राजधानी पटना में है। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि नियंत्रित मुद्रास्फीति की माध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो नियंत्रित मुद्रास्फीति की माध्य श्रेणी को मेरे भाई अवस्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवस्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, वो देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? पहली जो अपंग महिला है वो बताइएगा कौन सी हो जाएगी? तो मेरे दोस्त जो माउंट एवरेस्ट है इस पे चढ़ने वाली पहली महिला हो जाएगी बिछेंद्री पाल। कौन हो जाएगी? बिछेंद्री पाल हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की चोटी के बच्चों किस नाम से जाना जाता है? जो बिहार के पश्चिमोत्तर पश्चिम जो कोना है बच्चों, पश्चिमी कोना। देखिएगा हिमालय का विस्तार जो है बच्चों पूर्व से पश्चिम में। भारत जो है देखिए ये हमारा भारत है बच्चों। ये समझिए, ये टूटी फूटी मैप के माध्यम से देखिए भारत और हिमालय पर्वत का विस्तार इस तरीके से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो बिहार में पश्चिमी है बच्चों, पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी, उसे किस नाम से जाना जाता है बच्चे? क्या कहिएगा? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है मेरे भाई। क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की बच्चों क्या है? पहाड़ी है जो पश्चिमी चंपारण में है बच्चों, पश्चिमी चंपारण में है। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? बताइएगा। किसे बच्चों भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? उत्तराखंड, झारखंड, बिहार या नागालैंड? तो जानते हैं बच्चों ये बिहार को माना जाता है। किसे माना जाता है? बिहार को। ये देखिएगा हमारा बिहार का मैप बच्चों इस तरीके से है, इस तरीके से हमारा बिहार है, इस तरीके से मेरे बच्चों ये हमारा बिहार है। ठीक है, बिहार को बच्चों ये बीच से गंगा नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है मेरे भाई? गंगा नदी गुजरती है। तो गंगा नदी के जो ऊपर में आ जाता है हमारा उत्तरी बिहार हो जाता है। कौन सा बिहार होता है ये बच्चों? उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार हो जाता है। और एक हो जाता है हमारा दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार हो जाता है। ठीक है, और ये जो गंगा नदी है साथियों हमारे बिहार के 12 जिला से होकर के गुजरती है। आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलाओं से होकर गुजरती है? तो 12 जिला से होकर गुजरती है। बच्चों किस जिले में सबसे अधिक लंबी गुजरती है? तो पटना जिला में बच्चों गंगा नदी का विस्तार सबसे अधिक है, 99 किलोमीटर।
ये याद रखिएगा सभी बच्चे। अब देखिएगा बच्चों, बिहार को जो 2 भागों में गंगा नदी बांटती है, तो उत्तरी बिहार जो है बच्चों, ये हमारा हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिणी बिहार हमेशा सुखाड़ से ग्रसित रहता है। इसीलिए बिहार में बच्चों अत्यधिक बाढ़ आता है। बिहार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है। उत्तराखंड बच्चों आपसे पूछ दिया जाए, नैनीताल झील, नैनीताल झील बच्चों कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड में ही बच्चों एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों, नेशनल पार्क, यह किस राज्य में है? उत्तराखंड में है बच्चों। यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। यह भारत का साथियों, भारत का आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर बच्चों अभी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्लियर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों, बताइएगा। तो विशाख दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। तो साथियों विशाख दत्त जो हो जाएंगे यह मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे। कालिदास की अगर बात किया जाए बच्चों, तो मेघदूत किनकी रचना है? कालिदास की हो जाएगी। कलहन जो है बच्चों इनकी है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी किनकी है? तो ये बच्चों कलहन की हो जाएगी। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न कहता है बच्चों, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर बच्चों गया, वाराणसी, राजगीर या नालंदा? बताइएगा। तो साथियों गया में है विष्णुपद। विष्णुपद के लिए बच्चों गया फेमस है। गया में एक बना है, गया का नाम बच्चों बदल करके कर दिया गया है गया जी, इसलिए अब गया जी, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बोलिए गया जी। ठीक है साथियों, गया जो है वो विष्णुपद मंदिर के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा। राजगीर बच्चों गर्म जल कुंड के लिए फेमस है। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए फेमस है। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये वाराणसी यूपी की बात हो जाती है। प्रश्न कहता है कि बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है बच्चों बोधगया में। हमने आपको पहले भी बताया यह बिहार के गया जिला में है। इसको बच्चों यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया, लेकिन कब ये पूछा गया है? बताइएगा बच्चे कब? तो सर 2002 में किया गया है सर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेह बिहार के किस जिले के अधीन आता है? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे बिहार के थे बच्चों, लेकिन बिहार के सिवान जिले के थे। कहाँ के थे? सिवान जिला। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट अगर भारत के राष्ट्रपति पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। इनको बच्चों झंडा समिति के अध्यक्ष कहा जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बिहार गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा मेरे भाई सेशन कैसा लग रहा है? मुझे तो उम्मीद है, मैं आपको जिस लेवल का पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मुझे तो उम्मीद है कि आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, इससे बाहर नहीं आएगा साथियों। आप केवल पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रश्न कहता है कि उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है। उत्तर बिहार के जो प्रमुख धंधों है बच्चों उसमें सम्मिलित क्या है? जूट, चीनी, जूट, कागज, रसायन, रबर, चीनी, दवा, रबर, मोटर वाहन, चीनी, जूट, कागज, दवा या इनमें से सभी? क्या बताइएगा सभी बच्चे, क्या बताइएगा? तो मेरे भाई चीनी का उत्पादन होता है, जूट का होता है, कागज का होता है और दवा का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है। बिहार से होकर कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है? तो बच्चों NH-77, NH-19, NH-30। ये बच्चों सभी उपयुक्त में से सभी जो है वो बिहार से होकर के गुजरता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है, बताइएगा। बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो ये बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक घनत्व जल का कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों जल का बच्चों बताइएगा। सॉरी छोड़ दीजिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई, नहीं तो मैं पूछ लिया होता। जल का क्वथनांक बता दीजिए, गलनांक बता दीजिए कितना होता है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता दीजिएगा। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के जो संस्थापक हैं मेरे भाई बताइएगा। तो ये प्लैंक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्लैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, ये आइंस्टीन के बारे में भी बता सकते हैं बच्चों, क्वांटम सिद्धांत दिए हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? बताइएगा। खाना पकाने की जो बर्तन है बच्चों, इसके नीचे का बाहरी जो हिस्सा है वो काला क्यों छोड़ दिया जाता है? बच्चे कहेंगे कि सर मैं जानता हूँ, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है सर, इसीलिए काला छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैस तापमापी या द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस क्या बच्चों? गैस का प्रसार अधिक होता है, यानी कि फैलाव अधिक होता है बच्चों, विसरण अधिक होता है, गैसों के अणुओं के बीच गति अधिक होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है बच्चों? इसका अगर सूत्र पूछ दिया जाए सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4, जो कि द्विक्षारिक होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी निक्रोम। निक्रोम बच्चों, नाइक्रोम, जो कि हीटर के तार बच्चों, हीटर का तार, हीटर का आपसे पूछ दिया जाए तार किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न आपका दोस्तों, नींबू के रस के पीएच का अनुमान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच का अनुमान जो होता है बच्चों 7 से कम होता है। ये देखिएगा पीएच स्केल, एक होता है बच्चों पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक, बीच में होता है बच्चों 7 जो होता है उदासीन होता है बच्चों। और जो 7 से कम होता है बच्चों यह अम्लीय होता है, दोस्त। 7 से अधिक होता है जो क्षारीय होता है। अगर बच्चों 0 से इधर की ओर जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे बच्चों अम्लीयता घटते जाएगी और क्षारीयता बढ़ते जाएगी। जब 7 पे आते हैं बच्चों आपको उदासीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे जल का पीएच मान 7, जल कैसा होता है? उदासीन होता है। 7 के बाद अगर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी क्षारीयता बढ़ते जाएगी, ये याद रखिएगा। नींबू का पीएच मान अगर पूछा जाए बच्चों तो 7 से कम है, लेकिन नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये सेशन आप सभी बच्चों को कैसा लगा। उम्मीद करेंगे बच्चों कि सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई आप सभी को, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा, ठीक है।
तो आज यहीं तक रखेंगे। और बच्चों एक ज़रूरी सूचना सभी बच्चों को कि एसएससी के बच्चों सभी एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस का क्लास बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो आप जुड़ना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास। एसएससी हो गया बच्चों, जैसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया बच्चों, सीजीएल हो गया साथियों, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया बच्चों। जो एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम है ना, वो सभी एग्ज़ामों के लिए जीके का शानदार क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी उसमें जुड़ना ना भूलिएगा जो बच्चों एसएससी की तैयारी करते हैं। अभी बच्चों ओनली फॉर फोकस बिहार एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, ठीक है। तो आज यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।